दोस्तों, एक कस्बे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है। उस स्वास्थ्य केंद्र से लगातार शिकायतें आ रही हैं कि वहां पर ना तो डॉक्टर ढंग से काम करते हैं और ना ही कोई और आदमी मरीजों की देखभाल करता है। यानी कि जो पूरा स्टाफ है वो पूरा स्टाफ भ्रष्ट हो चुका है। ना तो डॉक्टर साहब समय पे मिलते हैं और तो और डॉक्टर साहब अक्सर शराब पिए होते हैं और मरीजों से कहते हैं कि वो इलाज कराने के लिए इस हॉस्पिटल में क्यों आए। उनको तो इलाज कराने के लिए किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहिए और वहाँ पर पैसे खर्च करो, उनका अच्छा इलाज हो जाएगा। अब इस प्रकार की लगातार जो सूचनाएं मिल रही हैं, उन सूचनाओं से जो आला अधिकारी हैं वो परेशान हैं। और जब ये सूचना और ज़्यादा बड़े आला अधिकारी तक पहुंचती है, तब जाकर एक आईएएस ऑफिसर संध्या कुमारी इस मामले में संज्ञान लेती हैं और फिर वो करती हैं एक स्टिंग ऑपरेशन। इस स्टिंग ऑपरेशन में वो आईएएस अधिकारी एक सामान्य कपड़े पहन, सर पर घूंघट निकाल कर जब उस हॉस्पिटल में मरीजों की लगी लाइन में पहुंचती हैं और जब उनको डॉक्टर साहब देखते हैं तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। डॉक्टर जो कि शराब के नशे में वहाँ पर था, उसके होश उड़ चुके होते हैं। और फिर वो जो आईएएस ऑफिसर संध्या कुमारी हैं, वो एक ऐसा कदम उठाती हैं कि अच्छे अच्छे लोगों ने माना कि वाकई में अफसर हों तो ऐसे हों, अन्यथा अफसर हों ही ना। इन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया है और अब इनके इस काम से हम सभी लोगों का भला जरूर होगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम पे। और दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक। और दोस्तों, यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की बेल को जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि आपको समय समय पर यहाँ पर जो सच्ची घटनाएं, सच्ची कहानियाँ हैं वो तुम्हारे तक जरूर पहुँच सकें। दोस्तों, आज की जो प्रमुख घटना है ये सामने आई है उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले का एक सामान्य कस्बा होता है। उस कस्बे में जो मौजूद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उस अस्पताल में एक डॉक्टर होते हैं जिनका नाम होता है सौरभ कुमार। सौरभ कुमार की उम्र करीब 40-42 साल रही होगी। लेकिन डॉक्टर सौरभ अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। कभी कोई आरोप लगता है तो कभी कोई आरोप लगता है उनके ऊपर, लेकिन वो बेधड़क बेझिझक होकर बस अपने कारनामे करते रहते हैं। और उनका यह कारनामा तो अखबारों की सुर्खियां भी बना हुआ है कि वो अपने ही अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों से झड़प कर बैठते हैं, उनको मार पीट देते हैं और तो और उनको हॉस्पिटल से दूर भगा देते हैं और मरीजों से साफ मना कर देते हैं कि वो अपना इलाज कहीं और जगह जाकर कराएं। उनकी इस प्रकार की रोजाना होने वाली झड़पों से जो मरीज लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुखी हैं। अब वो लोग जो इलाज कराने के लिए गरीब परिवार से ताल्लुकात रखते हैं वो कहाँ जाएं, बड़े ही परेशान हैं। और जब इस प्रकार की जो सूचना है वो चारों तरफ फैल जाती है कि डॉक्टर सौरभ कुमार जो कि उस अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, वो ढंग से कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो उनकी जो शिकायत है वो आला अधिकारियों तक पहुंच जाती है। एक आला अधिकारी जो कि आईएएस ऑफिसर होती है जिनका नाम संध्या कुमारी होता है। संध्या कुमारी अब उस मामले में संज्ञान लेती हैं और फिर एक दिन वो एक सामान्य सा वेश बनाकर आती हैं उस हॉस्पिटल में। उस अस्पताल में आने पर वो जो संध्या कुमारी हैं वो एक लंबा सा घूंघट निकाल लेती हैं और उन मरीजों की लाइन में खड़ी हो जाती हैं। उनको वहां देखकर कुछ लोग तो उनको पहचान जाते हैं, लेकिन संध्या कुमारी द्वारा उन लोगों से चुप रहने के लिए कहा जाता है, तो वो लोग सभी चुप हैं और बस संध्या कुमारी अपने नंबर आने का इंतजार कर रही होती हैं। जैसे जैसे मरीजों को देखकर सौरभ कुमार आगे बढ़ रहे होते हैं तो बस अब आगे नंबर आ रहा होता है संध्या कुमारी का, लेकिन संध्या कुमारी से आगे जो मरीज वहां पर लगे हुए थे उनको लगातार सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अस्पताल में मौजूद सौरभ कुमार जो डॉक्टर हैं वो कहते हैं, अरे भाई इस आदमी को यहाँ से हटाओ, यह तो हम सबको बीमार करेगा, इसको पता नहीं स्वाइन फ्लू है या कोरोना है, भाई इसको हटाओ।
वो डॉक्टर से कहता है कि उसको सांस लेने में दिक्कत है, लेकिन डॉक्टर सौरभ कुमार तो ये कहते हैं कि नहीं, इसको कोई बड़ी जानलेवा बीमारी है और इसको जल्दी से जल्दी अस्पताल से दूर करें। अब दो लोग आते हैं वहाँ पर और दो वो कंपाउंडर उस आदमी को ज़बरदस्ती उस लाइन से खींचकर बाहर निकाल देते हैं और हॉस्पिटल के बाहर जाकर खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ पर कोई इलाज नहीं है, यदि तुमको इलाज चाहिए तो या तो आप जिला अस्पताल जाएं या फिर किसी प्राइवेट अस्पताल में जाकर अपना इलाज कराएं। उस सरकारी अस्पताल में जो ये घटना घटित हो रही थी, इस सभी घटना को, पूरे मामले को आईएएस अधिकारी यानी कि संध्या कुमारी देख रही होती हैं। अब अगला नंबर होता है संध्या कुमारी का। संध्या कुमारी जैसे ही स्टूल पर बैठती हैं और अपने जो घूंघट निकालती हैं, घूंघट में अब सौरभ कुमार संध्या कुमारी को देखकर हड़बड़ा जाते हैं। उसकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं, आखिर ये कौन आ गई भाई। अब सौरभ कुमार जैसे तैसे खड़ा होता है अपनी कुर्सी से। सौरभ कुमार से सही ढंग से तो उस कुर्सी से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, लेकिन जैसे तैसे वह खड़ा होता है और उस मैडम को सैल्यूट मारता है और कहता है कि मैम, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। संध्या कुमारी जो कि एक आईएएस अफसर हैं, उनके आगे तो अच्छे अच्छे लोग पानी भरते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, सैल्यूट ठोकते हैं। अब जो सौरभ कुमार है, उनकी खुद की सांस फूल जाती है, वह करे तो क्या करे। लेकिन यहाँ पर संध्या कुमारी एक खास बात और जान पाती हैं कि सौरभ कुमार ने तो शराब पी रखी है। संध्या कुमारी अब अपने जो नाक है उसको ढकते हुए चुन्नी से कहती हैं कि तुमको शर्म नहीं आती, यहाँ तुम्हारी जो ड्यूटी है उस ड्यूटी को तो आप करते नहीं हो, उल्टा शराब पीकर यहाँ मरीजों को परेशान करने में जुटे हुए हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं। अब यहाँ पर जो सौरभ कुमार हैं वो हाथ जोड़ने लगते हैं संध्या कुमारी के सामने और कहने लगते हैं कि उसको माफ़ कर दो, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब जो संध्या कुमारी हैं वो अपनी फॉर्म में आ जाती हैं और बस पलक झपकते ही वहाँ पर चार पांच और जो उनके नीचे पीए वगैरह काम करते हैं, पुलिस अधिकारी सभी लोग पहुँच जाते हैं और अब सौरभ कुमार को वहाँ से हटा दिया जाता है और सौरभ कुमार को अब पुलिस थाने में पेश होने का कह दिया जाता है कि वह जल्दी से जल्दी पुलिस थाने पहुँचे, उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। अब संध्या कुमारी की जो टीम में एक डॉक्टर आए हुए थे, वो डॉक्टर अब वहाँ का पदभार संभालते हैं और वहाँ पर मौजूद मरीजों का ठीक ढंग से इलाज करते हैं और अपने हॉस्पिटल को ढंग से चला रहे होते हैं। अब आईएएस अधिकारी संध्या कुमारी पहुँचती हैं पुलिस थाने। पुलिस थाने में वह डॉक्टर सौरभ कुमार बार बार विनती कर रहा है कि संध्या मुझे माफ़ कर दो, संध्या मुझे माफ़ कर दो। डॉक्टर सौरभ कुमार के इस तरीके से बात करने पर सभी पुलिसकर्मी भौंचक के रह जाते हैं। आखिर वह एक आईएएस अधिकारी को उसके नाम से क्यों बुला रहा है। दरअसल होता ऐसा है कि वह जो संध्या कुमारी होती हैं वो उस सौरभ कुमार जो डॉक्टर हैं उनकी पूर्व पत्नी होती हैं और वो करीब 7 साल पहले सौरभ कुमार से उनकी गंदी आदतों के चलते, उनके अवैध संबंधों के चलते उनसे तलाक ले लेती हैं और फिर डट कर अपने माता पिता के घर पर रहकर खूब ज़बरदस्त तैयारी कर रही होती हैं, पढ़ रही होती हैं और फिर वो जब अपने आईएएस आईपीएस के जो टेस्ट होते हैं उनको देती है, एक बड़ी आईएएस ऑफिसर के रूप में उनकी जब नियुक्ति हो जाती है तो वो अब उनका जो तबादला होता है वो तबादला होता है हरदोई ज़िले में। हरदोई ज़िले की मुख्य अधिकारी बनकर आती हैं और जब उनके सामने इस प्रकार की समस्या आती है, शिकायतें आती हैं, तो खुद आईएएस अधिकारी संध्या कुमारी इस मामले में संज्ञान लेती हैं और फिर उस हॉस्पिटल में मौजूद अपने पूर्व पति जिनसे वो 7 साल पहले तलाक ले चुकी थी उनको रंगे हाथों पकड़ लेती हैं। अब संध्या कुमारी रहम दिखाते हुए सौरभ कुमार से कहती हैं कि अब तुमको यहाँ से निलंबित किया जा रहा है, अब कुछ दिन अपने घर पर आराम करो। वह डॉक्टर सौरभ कुमार अब अपना मुंह लटकाकर बड़े ही बेशर्मों की तरह अब उस जो थाना है उससे बाहर निकलता है और बस अपने घर चला जाता है। वह जैसे तैसे उन आईएएस अधिकारी संध्या कुमारी का फ़ोन नंबर अपने साथ ले जाता है और वह 2 दिन बाद उनसे गुजारिश कर रहा होता है कि अधिकारी जी, संध्या कुमारी, आप मुझे माफ़ कर दो और मुझे फिर से अपना लो, मैं
तुम्हारा ही तो पूर्व पति हूँ। अब इन सब बातों को सुनकर संध्या कुमारी उनसे मना कर देती है। संध्या कुमारी उनसे कहती हैं कि तुम किसी के भी लायक नहीं हो। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मैं तुमसे दूर हो गई, क्योंकि तुम शादी योग्य तो थे ही नहीं, और तुमसे तलाक हो गया, ये मेरी जान के लिए बहुत अच्छी बात हुई। सौरभ कुमार अब बिना नौकरी के अपने घर पर बैठा हुआ है, परेशान है और बहुत दुखी हालत में होता है। वह एक दिन हिम्मत करके संध्या कुमारी के घर जाता है और वहां पर अपने जो पूर्व सास ससुर होते हैं उनके सामने नाक रगड़कर माफी मांगता है और बार बार उनसे विनती कर रहा होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती करी। वह पता नहीं किस किस के बहकावे में आ गया, और वह जिस महिला के बहकावे में आया था वह महिला भी उसको छोड़कर भाग गई। वह जाए तो जाए कहाँ, इसी वजह से उसने शराब पीना शुरू किया था। लेकिन वह अब इस प्रकार के सभी जो गलत कार्य हैं उनको छोड़ चुका है और त्याग चुका है। वह जिंदगी में भी कभी भी इन चीज़ों से हाथ नहीं लगाएगा। वह उनसे विनती करता है कि संध्या कुमारी से एक बार कह दीजिए वो दोबारा से मुझको अपना लें तो मेरा जीवन संवर जाएगा। सौरभ कुमार की इस प्रकार की बातों को सुनकर अब संध्या कुमारी के माता पिता अब संध्या कुमारी के पास फोन करते हैं और उसको जल्दी से जल्दी घर बुलाते हैं। जब संध्या कुमारी घर वापस लौट कर आती हैं तो वो पाती हैं कि घर पर तो सौरभ कुमार मौजूद हैं। अब वो सौरभ कुमार से कहती हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमको यहाँ नहीं होना चाहिए। लेकिन अब सौरभ कुमार भी संध्या कुमारी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हैं और उनसे बार बार विनती कर रहे हैं कि उसको माफ़ कर दो। लेकिन संध्या कुमारी कहती हैं कि नहीं, वह तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती, लेकिन वो अपने माता पिता का हर कहना जरूर मानेगी। यदि मेरे माता पिता तुमसे दोबारा शादी करने के लिए कहते हैं तो मैं अपने माता पिता की बात को ही मानूंगी, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानती। अब यहाँ पर जो संध्या कुमारी के माता पिता हैं वो कहते हैं कि बेटी, पति तो जीवन में सिर्फ एक ही होता है जिनसे तुम्हारी शादी होती है, बाकी चाहे आप किसी के साथ भी रहो इसमें तुम्हारे कोई भी संबंध नहीं है। और जब तुमने 7 साल पहले तलाक ले लिया इस इंसान से तो अब तुम अकेला रहकर कैसे अपने जीवन यापन करोगी। इस बात को संध्या बड़ी आराम से सुन रही होती हैं और अब वे अपने माता पिता से पूछती हैं तो फिर बताओ ना मैं क्या करूं। तो यहाँ पर संध्या के माता पिता उसको कहते हैं कि बेटी कोई बात नहीं, सौरभ को माफ़ कर दो, आगे से यह कोई ऐसी गलती नहीं करेगा और तुम इसको दोबारा से अपना लो। बस अब माता पिता के द्वारा दिए गए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है संध्या कुमारी और सौरभ कुमार भी बड़े खुश होते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरी जान बचा ली, अन्यथा मैं आज इस दुनिया में मौजूद नहीं होता। दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नई सच्ची कहानी। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।